नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मसला में। हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता मिशन 2024 की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आज जुटे। पंचकुला पार्टी कार्यालय में प्रमुख दिग्गज नेताओं की बैठक सफलतापूर्वक समापन हो गया है, जिसमें सीएम मनोहर लाल और पार्टी के प्रभारी विप्लव कुमार देव बैठक में शामिल थे। सांसद नयाब सिंह सैनी के हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के प्रमुख नेताओं की ये पहली बैठक हुई। आपको बता दें कि बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर रणनीति बनाने की भी बात की गई और चर्चा में संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश में 50 दिन विकास रथ चलाने पर भी मंथन हुआ। कब क्या कैसे करना है, रथ के द्वारा प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं, उपलब्धियों और गांव-गांव जन जन जाकर बताने को लेकर भी चर्चा की गई। और इस बैठक के दौरान जिन लोगों के बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड, परिवार पहचान पत्र, चिरायु कार्ड, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन नहीं बने हैं, उनका मौके पर पंजीकरण कराया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा मंत्रिमंडल की 28 नवंबर को होने वाली बैठक अब 27 नवंबर को शाम 4 बजे कर दी गई है। हरियाणा बीजेपी की बैठक में केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और सभी जिला अध्यक्षों के साथ में प्रमुख लोगों को बुलाया गया ताकि बीजेपी संगठन और सरकार के बीच समन्वय को बढ़ाने के साथ साथ साल 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाए। जो अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचा है अंत्योदय की भावना से, इस यात्रा का मकसद गांव-गांव के अंदर जाकर के इस यात्रा के माध्यम से कि जो हमारे लाभार्थी हैं उनसे बात करना या कोई छूट गया है उसकी एप्लीकेशन लेना। नरेंद्र मोदी जी का एक ध्येय है कि हमारी सरकार हर गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। यही ध्येय प्रदेश सरकार का है, मनोहर लाल जी की सरकार का है कि सरकार की योजना गरीब के घर तक जानी चाहिए। अंत्योदय की भावना से जो अंतिम लाइन के अंदर व्यक्ति है उस तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। इस सब विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा ये शुरू होगी और उसकी रचना के लिए, क्योंकि हमारे जैसा अभी बताया भी है, हमारे सभी सांसदगण, केंद्र के मंत्रीगण, हरियाणा सरकार के मंत्रीगण और हमारे सभी विधायकगण और सभी चुनाव लड़े 2019 के चुनाव में सभी प्रत्याशी और सभी हमारे जिलाध्यक्षों के साथ साथ हमारे सभी प्रभारी, जिला के प्रभारीगण और हमारे लोकसभा के विस्तारक और उसके साथ साथ जो हमारे इस विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा के कोऑर्डिनेटर हैं, हर जिला के कोऑर्डिनेटर, वो इस बैठक के अंदर सभी मौजूद हैं। और एक ही ध्येय है कि कोई गरीब व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचना चाहिए और उसको लेकर के ये यात्रा ये शुरू होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा का हरियाणा के अंदर शुभारंभ करेंगे। सभी हमारे इस यात्रा के अंदर विधायकगण रहेंगे, सभी हमारे सांसदगण रहेंगे, सभी हमारे जिला परिषद के चेयरमैन रहेंगे और सभी हमारे मेयर रहेंगे। इस यात्रा के अंदर वो जहां जहां भी इसकी सारी रचना योजना बनेगी, इसका एक रोड मैप बना करके घर घर तक, गांव गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और अगर जो छूटे हैं ऐसे लोगों को सरकार की योजना के साथ जोड़ना। और ये यात्रा 60 दिन तक ये चलेगी और उसके अंदर सभी हमारे, जैसा मैंने कहा है कि हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, उनका सबका समय लेकर के हर कार्यक्रम में इस यात्रा में कोई न कोई एक प्रमुख व्यक्ति उसके अंदर रहने वाला है, वो रहेगा। और आज ये इस योजना और रचना को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया है, वो निंदनीय है। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की दुकान से सामान खत्म हो चुका है।
2024 रणनीति की चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत, प्रवक्ता कांग्रेस के अंशवत्स और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के विनय यादव और प्रवक्ता इनेलो के कृष्ण कुटेल जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी, लगातार मेरा पहला सवाल भूपेंद्र गहलावत जी से है। बैठकों का दौर लगातार जारी रहा, तो बीजेपी की 2024 की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और अपने पैनलिस्टों को और दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। फिर हमने आज जो विकसित भारत संकल्प यात्रा करनी है उसका रोड मैप तैयार किया। हमारी जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारी पार्टी और हमारी सरकार ये चाहती है कि उन सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो आखिरी पंक्ति में भी व्यक्ति बैठा है उस पर भी पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए हमने जो ये विकसित संकल्प यात्रा निकालने का जो रोड मैप तैयार किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री भी उसकी शुरुआत करेंगे और 58 जो हमारी एलईडी की वैन होंगी या गाड़ियां होंगी, वो 60 गाँव में 6223 जो पंचायतें हैं उनमें तो पहुंचने का काम होगा। एक गाड़ी एक दिन में 2 प्रोग्राम करेगी और उनमें हमारे सीनियर नेता जो हमने नियुक्त किए हैं, तो सीनियर नेता उनके साथ होंगे और ये एक तरह का जन स्वागत भी होगा। तो लोगों से बात की जाएगी, जो हमारी योजनाएं हैं, अगर किसी व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल रहा तो उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा और उनको उसका लाभ दिलाया जाएगा। हमारा मेन मकसद यही है कि जो हमारी योजनाएं हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। ज्यादातर तो लोगों के पास पहुंच रही है और किसी वजह से किसी के पास नहीं पहुंची, तो वो योजना दिलाने के लिए हमने ये यात्रा निकाली है। ये हर पंचायत में जाएगी, हर गांव में जाएगी और ये पूरी तरह से पारदर्शिता के तहत काम करेगी और जिन लोगों से ये हमारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा उनका लाभ दिलाने का काम करेगी। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ 2024 की तैयारी तो हमारी है ही, लेकिन हमारा 2024 से ज्यादा तैयारी से हम ये सोचते हैं कि हर आदमी को हमारी कल्याणकारी योजनाएं का लाभ मिले, वो कोई व्यक्ति से वंचित न रहे, ताकि आपकी लाइन में भी जो गरीब से गरीब जीवन स्तर सुधरे और उसका जीव उत्थान हो। ये हमारी सारे आज के 5 साल हमारी सरकार की नीति रहती है और हमारे सारे कार्यकर्ता और जितने नेता एमएलए एमपी हैं सब इस काम में लगे रहते हैं। और इस यात्रा में भी हमारे सीनियर लोग, कोई ना कोई सीनियर लोग हमेशा उसमें साथ रहेगा और जो लोगों की समस्या होगी वो तुरंत हमारे जो अधिकारी हैं देकर तुरंत उनकी समस्या दूर कराने का काम होगा। जी भूपेंद्र गहलावत जी। अंशवत जी, अब लगातार जो बैठकों का दौर बीजेपी में देखने को मिला, तो वहीं आपसे सवाल है कि कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है 2024 को लेकर? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और मेरे जो को पैनलिस्ट हैं सबको मेरा नमस्कार। हमारी जो तैयारी है वो तैयारी हमारी जारी है। हम लगातार जनता के बीच में रहकर जनता की परेशानियों की सुनवाई कर रहे हैं, उनको सरकार के सामने रखने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो हमारे विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की बात हो, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की बात हो, जय भारत सत्याग्रह बीच में चला था, तो ऐसे कई कार्यक्रम है जिनको लेकर आ जाते हैं, जिनको के बीच में और जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो पीसीसी है उसमें हमने अभी यमुनानगर में एक कार्यक्रम हो चुका है और उसका कई अभी 5 राज्यों के चुनाव के बाद फिर से ये रैली जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी शुरुआत से जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। फिर चाहे वो बात हो भारत जोड़ो यात्रा की, जिससे प्रेरणा लेकर भाजपा ने अपनी ये यात्रा को शुरुआत किया है। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा है उसका अपार सफलता मिली और अपार सफलता मिलने के बाद नतीजा क्या रहा कि हिमाचल में, कर्नाटक में भाजपा ओंधे मुंह गिरी और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसे प्रेरणा लेकर भाजपा ने भी अपनी यात्रा शुरुआत की है। और वो बात कर रहे हैं जनसंवाद कार्यक्रम की। आप किस जनसंवाद कार्यक्रम की बात कर रहे हैं? आपके जितने भी जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे थे उनमें तो आपने जनता की सुनवाई तो करी नहीं है। आपने बात करी अपनी और अगर कोई परेशानी लेकर आया है तो आपने उसको डरा के भगा दिया है। फिर चाहे वो आपने कहा हो कि उसको चांद पे भेज देंगे या मेरे गार्ड्स आपको भगा देंगे। तो हमारी सच्ची जनसंवाद कार्यक्रम चलते हैं और इनके झूठे जनसंवाद कार्यक्रम चलते हैं। तो हम
शुरुआत से जनता के बीच में है, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो बात पेपर लीक की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, और जनता आज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहती है। विनय जी, अब आपके पास आएंगे। विनय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पंजाब में भी आपकी सरकार है और अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में भी सरकार है, तो हरियाणा की क्या कुछ तैयारियां 2024 को लेकर? जी देखिए, जब चुनाव की तैयारी हम करते हैं जी, तो एक तो पार्टी का जो संगठन है क्या वो तैयार है, और दूसरा हम सरकार में हैं या विपक्ष में हैं। तो आपने ठीक कहा कि हम दिल्ली और पंजाब में हम सरकार में हैं जी, और हरियाणा में तो हम विपक्ष में भी नहीं है, हमारा एक भी विधायक नहीं है, लेकिन सड़कों पर जो विपक्ष की भूमिका सबसे ज्यादा निभाई है वो आम आदमी पार्टी ने निभाई है। जी, तो अगर मैं बात करूं सरकार के काम जो हमें जनता में गिनवाने के लिए, तो हमारे पास दिल्ली और पंजाब का मॉडल है। दिल्ली में जो काम हमने किए और अब वो काम पंजाब में भी बहुत तेजी से हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो जिसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, यूनाइटेड नेशन से लेकर अमेरिका तक। उसके बाद चाहे महिलाओं के लिए बस यात्रा हो, बुजुर्गों के लिए फरिश्ते योजना हो, चाहे वो फ्री इलाज हो, पानी हो, बिजली हो, ये सारे काम जो हम दिल्ली में कर रहे हैं, अब मोहल्ला क्लिनिक वो तेजी से हम पंजाब में भी कर रहे हैं। पंजाब में भी हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल हम बना रहे हैं। तो हमारी तैयारी तो हमारे काम से ही हो जाती है। दूसरा, जब हम बात करते हैं हरियाणा की, तो जैसे मैंने कहा, क्योंकि हम हरियाणा में हमारा एक भी विधायक विधानसभा में नहीं है, तो चाहे हरियाणा के अंदर कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो फरीदाबाद के अंदर एमसीएफ में करप्शन का मुद्दा हो, चाहे वो आशा वर्कर्स का मुद्दा हो, चाहे वो क्लर्क्स का मुद्दा हो, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पर, और हाल फिलहाल आप देखिए जो 29 लोगों की यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से जो मृत्यु हो गई, तो जितने भी मुद्दे हैं हम सड़क पर उतरते हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सड़क पर उतरते हैं, हम विरोध प्रदर्शन करते हैं और सरकार तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, गूंगी बहरी सरकार तक। तो उस तरह हमारी तैयारी जो निरंतर चलती रहती है, जो हम निरंतर काम करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सारी बातें, चाहे वो सरकार के काम दिल्ली या पंजाब का मॉडल जनता तक पहुंचाना हो, हरियाणा की जनता तक, या फिर हरियाणा में अभी की जो सरकार है, खट्टर सरकार जो है, और उससे पहले भी जो कांग्रेस की सरकार रही है, 19 साल जो 10 साल रहे, और अब 10 साल जो है खट्टर सरकार को होने जा रहे हैं। तो ये 20 साल की जो विफलताएं हैं, चाहे वो विफलताएं हमें जनता को गिनवानी हो, उसके लिए जो हमारा संगठन है वो भी बहुत मजबूत है। हमने प्रदेश से शुरू कर करके पूरे संगठन को फिर से दोबारा से हमने बनाया पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर। प्रदेश से शुरू करके जिला स्तर पर हम गांव और वार्ड लेवल तक गए हैं, हमारी कमेटियां तैयार हैं, और हम अपने कार्यक्रम जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो कार्यकर्ताओं के हमने किए हैं, जो रैलियों में तब्दील हो गए, जो कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम थे हमारे पदाधिकारियों के, लेकिन वो ऐसा लगा जैसे रैली हो। और उसके बाद गांव तक संगठन कमेटियां बनाने के बाद अब हमने ब्लॉक स्तर पर हमने प्रभारी भी बना दिए हैं, जो प्रभारी जो वहां पर काम देखेंगे और उसका ब्यौरा लेंगे हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे संगठन का। और आज हमारी जींद में उन नवनियुक्त ब्लॉक प्रभारियों की मीटिंग भी हुई है। तो देखिए, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारे काम बोलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जब चुनाव में दिल्ली में भी जाते हैं तो वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे नेता होंगे अरविंद केजरीवाल जी, जो कहते हैं कि अगर मैंने काम किया है तो हमें वोट मत देना, नहीं तो किसी और को वोट दे देना। आज तक की राजनीति के इतिहास में किसी ने ऐसे नहीं कहा होगा कि काम किया है तो वोट देना वरना मत देना। तो हम विकास और काम पर वोट मांगते हैं, इसलिए हमारी तैयारी चलती रहती है। अब अगर हम बात करें दूसरी पार्टियों की जो इतने सालों से हरियाणा में राज कर चुकी हैं, 10-10 साल तक, आप देखिए उनका प्रचार कैसे चलता है। उनकी तैयारी जो होती है वो सोशल मीडिया पर होती है। सोशल मीडिया पर अभी मैं 1-2 दिन पहले नड्डा जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे हम तो 2 से 3 दिन में हवा बदल देते हैं। देखिए हवा बदलते कैसे हैं, इनका मॉडल क्या है। गुजरात से इन्होंने शुरू किया 2014 में। ये सिंगापुर की फोटो गुजरात की बताकर दिखाते थे, सोशल मीडिया पर चलाते थे। 15 लाख जुमला, सारे जुमले, और मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ते हैं, उनके चेहरे पर लड़ते हैं। वो जहां भी जाते हैं वहां वो रिश्ता बनाते हैं। वो मथुरा चले जाए तो कहते हैं इसका गुजरात से रिश्ता है, वो अगर हिमाचल चले जाए तो वहां भी रिश्ता है। और
बयानबाजी आपस में। देखिए, ये जनता को अहम मुद्दों से, मूल मुद्दों से भटकाने के लिए आपसी बयानबाजी में भिड़ जाते हैं। कभी राहुल गांधी जी ने पनौती कह दिया, वैसे ही राहुल गांधी जी को तवज्जो नहीं देते, ये कहते हैं राहुल गांधी जी की वजह से ही बीजेपी जीत रही है, ये तो अच्छा है हमारे लिए, उनको बिल्कुल ये सिरे से खारिज कर देते हैं। लेकिन राहुल गांधी एक बयान दे दें तो बीजेपी के सारे मंत्री से लेकर नेता सब उनके साथ बयानबाजी में जुट जाते हैं, ताकि जनता को मूल मुद्दों से भटकाया जा सके। आपने ये अभी देख चुके हैं पिछले 2-3 दिन में, जब राहुल गांधी जी के वो पनौती वाले बयान पर किस तरह की सियासत जो है वो गर्म हो गई। तो सरकार से कुछ सवाल पूछा जाए, जनसंवाद कार्यक्रम, वो जनसंवाद कार्यक्रम नहीं है, वो जन फटकार कार्यक्रम होते हैं। अगर सरकार से कुछ सवाल पूछ लिया जाए तो पहली बार इस तरह की सरकार हम देख रहे हैं, भाजपा की सरकारें, जो सवाल उनसे पूछा जाए तो दोष पिछली सरकारों पर मढ़ देते हैं। अरे भाई, अगर पिछली सरकारों ने इतना अच्छा काम किया होता तो जनता आपको मौका क्यों देती? आपको मौका इसलिए दिया कि पिछली सरकारों ने अच्छा काम नहीं किया। उसके बावजूद वो, अगर उनसे सवाल पूछा जाए तो हुड्डा साहब ने ऐसा किया था, हम क्यों कर दें? तो विपक्ष, इनकी तैयारी तो इस तरह ही होती है, झूठ और जुमले की राजनीति, उस प्रचार तंत्र, इनकी सोशल मीडिया पर तैयारी ज्यादा होती है, झूठ फैलाया जाए, जनता को भ्रमित किया जाए और जनता को भ्रमित करके वोट लिया जाए। दूसरी तरफ हमारी सकारात्मक राजनीति होती है, दिल्ली और पंजाब के विकास पे हम चुनाव लड़ेंगे, वही हम जनता तक पहुंचाएंगे और संगठन हमारा सबसे मजबूत है। मुझे लगता है कि सबसे मजबूत संगठन आम आदमी पार्टी का है और पूरी देश में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली आम आदमी पार्टी है, जो अपने विकास और अरविंद केजरीवाल जी के कामों के ऊपर आगे बढ़ी है। जी, कृष्ण कुटेल जी, मेरा सवाल आपसे है, इनेलो जो है वो इकाई से दाही में आएगी या फिर इकाई में ही रह जाएगी? दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारियां बता दी हैं, आपकी क्या कुछ तैयारी रहने वाली है? अंकिता जी, यहाँ पर इकाई दाही का सवाल नहीं है। यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंदर देश इंडियन नेशनल दल की सरकार होगी, क्योंकि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जो है कि वो तंग आ चुकी है, क्योंकि 9 साल तक इन लोगों ने जो है कि जनता को कुचलने का काम किया है और अब आकर के जो है कि ये यात्रा कार्यक्रम बना करके जो है कि फिर मुद्दों से जो है भटकाने का काम जो है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि वो करने जा रही है। लेकिन मैं गहलोत साहब से पूछना चाहूंगा कि आपकी 9 साल तक सरकार रही तो आपको जो है कि एक गरीब आदमी याद नहीं आया, लेकिन आप अब जो है कि गरीबी आप लोगों को याद आ चुकी है। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब बाढ़ ग्रस्त इलाके के अंदर जो मकान गिरे और जो है कि जो अक्षति हुई है, अभी तक आप लोगों ने मकान बनाने का काम नहीं किया। हरियाणा प्रदेश में कुछ है नहीं, ये टाइम से खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ सवाल उठाए तो मैं जवाब तो जरूर दूंगा। आम आदमी पार्टी ने की बात, ऐसा मॉडल हमारी सरकार तो नहीं अपनाएगी। एक बोतल के साथ एक फ्री दे और इनके 3-3, 4-4 लोग जेल में हों, बाकी लोगों को जेल में जाने की तैयारी हो, ये आरोप लगाते हैं ईडी का और सीबीआई के मिसयूज का। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने 339 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन। अंकिता जी, मेरा एक सवाल हो रहा है गहलोत साहब से। अंकिता जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी, भूपेंद्र गहलावत जी आप बोलिए। मैं कहता हूं कि 339 करोड़ रुपए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा कि इनके ट्रांजैक्शन इतने पैसे की हुई है। जो सुप्रीम के अंदर जो लड़के का शोषण हो रहा है, उनमें से एक लड़के ने जीएसटी की साइड कर लिया है, आपकी सरकार क्या कर रही है? इस पे जवाब चाहिए। अरे भैया, भूपेंद्र गहलावत जी जवाब दीजिए। भैया आप चुप रहोगे तो मैं जवाब दूंगा। जैसे लोकदल के राज में होता था, ऐसे ढीला कृष्ण मस्ती कुटेल क्यों जी कर आपको रहे हो? जवाब मिल रहा। कृष्ण कुटेल जी मैं आपको जवाब मिल रहा है, आप शांत रहिए। मैं बताता हूँ। कृष्ण कुटेल जी, भूपेंद्र गहलावत जी को बोलने दीजिए। अरे भैया, ये अपने राज में से ही करते थे, ये बदमाशी करते थे जब लोकदल का राज था। आपकी सरकार का जवाब आप दे उसके ऊपर। अरे भैया, क्या कार्रवाई है? भैया आप सुनोगे, मेरी बात सुनोगे तो चैनल छोड़ के भाग जाओगे आप। देखिए इनके राज में क्या होता था, जैसे आप ये आज ढींगा मस्ती चैनल पर कर रहे हैं, ऐसे इनके राज में होता था। और उनका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। माननीय चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में तो 85 सीटें आई थी और इनको इतना नकारा, इन्होंने जो कार्य किए, ये 10 साल जेल में भी रह के आए।
और 3 साल की जेल में से ये जमानत पर है और इनके कुछ नेता और उन पर केस चला हुआ है, वो भी जल्दी जाएंगे। और एक सीट इनकी आई थी, 1% वोट मिला था। मैं कहता हूँ आपकी बात सुनने पर ये जाएंगे। मैं इनकी बात का क्या जवाब दूं? ये तो इनका जब राज था इस तरह से धींगा मस्ती करते थे और जैसे ही आज चैनल पर धींगा मस्ती कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मैंने बात की, देखिए हम दिल्ली वाला मॉडल नहीं अपनाएंगे। दिल्ली वाले मॉडल में तो 3-3, 4-4 लोग इनके जेल में हैं और 339 करोड़ रुपए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनको ट्रांजैक्शन हुई है। अगर ये कहते हैं ईडी की और सीबीआई की तो ये मिसयूज करते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके खिलाफ फैसला देने की बात की। भूपेन गहलावत और जी, मैं आप रुकिएगा। अंश जी, आप बताइए क्या बोल रहे हैं जी। ये कहते हैं कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। हाँ, ये जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, एक दूसरे के एक एरोगेंस होता है, एरोगेंस, और एरोगेंस को लेकर ही वो बात करते हैं। किसी भी पार्टी को कुछ समझते हैं नहीं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे कोई भी अन्य पार्टी। बात ये है कि आज इनको चिंता सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन के विस्तार की है, क्योंकि आज इनको भय ये चीज का हो रहा है कि इनकी 2024 में सरकार जाने वाली है। लेकिन इनको चिंता इस बात की नहीं है कि किस प्रकार से आज हरियाणा जो है बेरोजगारी में अव्वल है। आज इनको चिंता इस बात की नहीं है कि किस प्रकार से आज प्रदेश में महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है। आज इनको इस बात की चिंता नहीं है कि किस प्रकार से आज जो युवा है उनको वो रोजगार से जो नहीं हो पा रहा है, युवा खुदकुशी कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण, गरीबी। अंश जी आपका सवाल ले रहे हैं भूपेन गहलावत जी। अंश जी का कहना है कि महिला असुरक्षित हैं, रोजगार नहीं दिया गया है युवाओं को, इस पर जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, इनके राज में कैसे खर्ची पर्ची देके रोजगार दिए थे। 13 लिस्टें माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी कैंसिल कर दी। 14वीं लिस्ट जो इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, इन्होंने जो जनरल के 9 अपने रिश्तेदार लगा रखे थे, उसको भी कोर्ट ने संदिग्ध मान लिया। अरे भैया, आप कहा खर्ची पर्ची से आप नौकरी देते थे, क्षेत्रवाद करते थे, भेदभाव करते थे, आपकी जाति पाति पर आते थे। हमारी सरकार समान विकास करती है, सबका सम्मान करती है, सब ना कोई क्षेत्रवाद है और पूरी पारदर्शिता से नौकरी देने की बात। अंश जी, आप जवाब दीजिए। आप खर्ची पर्ची से नौकरियां देते थे और अब आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सुनिए, पहले महिलाओं के ऊपर भी मैंने को बोलने दीजिए। इन्होंने महिलाओं की बात की, इन्होंने किस तरह से महिला जो इनकी पार्टी की नेता है कुमारी शैलजा को किस तरह से बेइज्जत करके पार्टी से हटाने की बात की थी। अरे आप क्या बात करते हो? आपके अपनी महिला सुरक्षित ही नहीं है, आपकी अपनी महिला सुरक्षित है। अरे कांग्रेस पार्टी में इनकी महिला सुरक्षित है। नहीं करना चाहते कि हरियाणा जैसे तरफ से अरे भैया, जो बात जोड़ा उनकी महिलाओं ने तुम्हारे पर कितने आरोप लगाए थे की बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों आज हरियाणा प्रदेश में। इन्होंने बात नहीं किया कि क्यों ये राजस्थान में जाकर तो 450 का सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा में हरियाणा के मुख्यमंत्री 1200 में सिलेंडर दे रहे हैं। इस चीज पर ये जवाब नहीं देंगे, ये बात नहीं करना चाहिए। समय का काफी अभाव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूपेन जी, आपका बहुत धन्यवाद, और विनय और कृष्ण कुटेल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपना समय देने के लिए। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मेरे